आज हम एक ऐसी खोई हुई दुनिया की कहानी में उतरेंगे जो इतिहास के सबसे एडवांस्ड और रहस्यमयी समाजों में से एक थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके राज आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हकीकत है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से कह सकते हैं सदियों आगे थी। आइए इसके रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी शायद सबसे बड़ी कामयाबी की, उनके शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये तो प्राचीन इंजीनियरिंग के जीते जागते सबूत थे। जरा सोच कर देखिए, उनके शहर ऐसे ही बेतरतीब नहीं बस गए थे। नहीं, उन्हें एक ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया था, जहां मेन रोड सीधी होती थीं और छोटी गलियां उन्हें 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। उनके ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था पश्चिमी हिस्सा, जो ज्यादा ऊंचाई पर था, किले जैसा। माना जाता है कि यहां शासक या अमीर लोग रहते होंगे। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, निचला शहर, जहां आम जनता बसती थी। मतलब उनके शहर का डिजाइन ही उनके समाज को दिखाता था। लेकिन हाँ, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। यहां वो ट्विस्ट था धोलावीरा शहर। ये शहर दो नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था। और जो बीच का हिस्सा था, ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा बाजार रहा होगा, शहर की धड़कन। और उनकी इंजीनियरिंग का एक और कमाल था, ढकी हुई नालियों का सिस्टम। सड़कों के किनारे बनी ये नालियां साफ सफाई का वो लेवल दिखाती हैं जो उस जमाने में कहीं और देखने को मिलना लगभग नामुमकिन था। तो इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनका समाज कैसा था, चलिए देखते हैं। क्योंकि उनकी सामाजिक बनावट भी उनके शहरों की तरह ही बहुत खास थी। खुदाई में ना बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारी। इससे कई एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था, जहां महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण था। हाँ, समाज वर्गों में तो बटा था। सबसे ऊपर पुरोहित थे, फिर व्यापारी और प्रशासन संभालने वाले लोग, और फिर मजदूर और किसान। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बंटवारे के बावजूद कहीं भी जाति व्यवस्था का कोई सबूत नहीं मिलता। और यहीं एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। समाज में सबसे ऊंचा सम्मान पुरोहितों का था, लेकिन असली पावर यानी शहर चलाने की ताकत व्यापारियों के हाथ में थी। शक्ति का क्या अनोखा बैलेंस था। अब सवाल ये उठता है कि इतना व्यवस्थित समाज आखिर खुद को चलाता कैसे था। चलिए अब उनकी इकोनॉमी को समझते हैं, जो सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल थी। उनकी अर्थव्यवस्था के कह सकते हैं 2 मजबूत पैर थे। एक तरफ वो खेती और पशुपालन करते थे, गेहूं, चावल ये सब उगाते थे। और दूसरी तरफ उनका एक जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क था, जो जमीन और समंदर दोनों रास्तों से दूर दूर के देशों तक फैला था। ये लिस्ट देखिए, ये उनके ग्लोबल कनेक्शन का सबूत है। तांबा राजस्थान से आ रहा है, चांदी और टिन अफगानिस्तान और ईरान से, और सोना तो दक्षिण भारत तक से मंगवाया जा रहा था। और इस ग्लोबल ट्रेड का सबूत सिर्फ यही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में भी मिलता है। वहां के पुराने दस्तावेजों में मेलुहा नाम की एक जमीन से व्यापार का जिक्र है, और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह मेलुहा सिंधु घाटी ही थी। मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा को कीमती पत्थरों और दुर्लभ लकड़ियों की धरती के नाम से जानते थे। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग उस जमाने की दुनिया के लिए लग्जरी सामान के सबसे बड़े सप्लायर थे। अच्छा, शहर और व्यापार की बातें तो हो गई, पर वो लोग मानते किसमें थे? उनकी आस्था, उनके भगवान कौन थे? चलिए अब उनकी आध्यात्मिक दुनिया में झांकते हैं। उनकी आस्था प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी थी। कुबड़ वाला बैल उनके लिए शक्ति का प्रतीक था। पीपल का पेड़ पवित्र था, और सिंधु नदी तो जीवन देने वाली माँ जैसी थी। और कई मोहरों पर पशुपति शिव जैसी आकृति मिली है, जिन्हें उनका मुख्य देवता माना जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसे लेकर भी उनके विचार काफी गहरे थे। वो एक नहीं बल्कि 3 तरह से अंतिम संस्कार करते थे। कुछ को पूरी तरह दफनाया जाता था, कुछ का दाह संस्कार होता था, और कुछ को आंशिक रूप से दफनाया जाता था। ये अलग अलग प्रथाएं शायद अलग अलग मान्यताओं को दिखाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर। एक इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास ये फलती फूलती सभ्यता अचानक से खत्म होने लगी। शहर खाली होने लगे, व्यापार रुक गया, और उनकी पूरी संस्कृति जैसे धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम हो गई। हुआ क्या था, इसका कोई एक पक्का जवाब आज तक नहीं मिला है।
अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं विदेशी हमला हुआ, कुछ का मानना है कि भयंकर बाढ़ आई, कुछ क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही ढह गया था। सच शायद इन सब में कहीं छिपा है। तो आखिर में यही सवाल बचता है, माहिर बिल्डरों और ग्लोबल व्यापारियों की एक पूरी की पूरी सभ्यता जो दुनिया के नक्शे से मिट गई, उनकी ये खामोशी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि कोई भी सभ्यता कितनी भी महान क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं होती। ये सोचने वाली बात है ना।